अग्रज आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हिंदी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हिंदी पढ़े होंगे तो बुजुर्ग आचार्य रामकिशोर शर्मा जी हमारे विद्यार्थी जीवन से ही सहयोगी डॉक्टर माननीय साथी, हमारे विद्यार्थी और मित्र डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, इस मंच का संचालन कर रही मैडम देवी जी, और यदि मैं सामने श्रोताओं का नाम लूँ तो कुछ नाम छूट जाएंगे, लेकिन आज और हमेशा ऐसा रहा है, श्रोताओं का महत्व वक्ताओं से ज़्यादा है। यदि आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन, क्योंकि अगर श्रोता न हो तो वक्ता क्या करें। एक चीज दूसरी समस्या आती है, अगर शुद्धि श्रोता न हो तो आप चाहे तो बोल के चले जाएंगे, आप बोले को लेकिन पकड़ कर रखेंगे कौन कैसा बोल रहे क्या बोल रहे। तो आप सभी लोगों को हमारा अभिवादन, और विशेष रूप से हिंदुस्तानी अकेडमी के आयोजकों को, जिन लोगों ने हमें आज यहाँ पर आमंत्रित किया। आज जैसा कि भी उल्लेख किया गया, बाल गंगाधर तिलक और आजाद चंद्रशेखर दोनों की जन्म, दोनों ही महान वैज्ञानिक होते हैं। अभी बात आई कि गिरावटी पर के पक्षों की बात की है, तो आज और हमेशा कोई भी एक डिसिप्लिन आइसोलेशन में यानी अकेले डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक आपको तिलक की उन परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होगा जिनमें उनकी विचारधारा, उनके क्रियाकलाप विकसित हुए, तब तक न तो उनको ठीक समझ पाएंगे और उनका आगे तिलक का जीवन, उनके दर्शन पाने के पहले उनका जीवन प्रारंभ से ही बड़ा संघर्षों था। 1856 में पैदा हुए थे, 10 वर्ष बाद उनकी माता का देहांत हुआ, यानी 1866, और 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता भी नहीं। इससे ही लगता है कि बाल्यावस्था से ही तिलक को आज सेल्फ ब्रेक पर था, अपने गुरु स्वयं। डॉक्टर मानेंद्र सिंह, डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह बहुत अलग थे, हम उसके आगे की बातों को या उनसे अलग हट करके जो बातें हैं उनकी चर्चा करें। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सैन्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले, स्वराज्य के लिए संघर्ष करने वाले, स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले और राजनीति को भाषण की तरफ, जनकुंज राजनीति की तरफ मोड़ने वाले तिलक एक महान कर्मी थी। कांग्रेस के इतिहास की तरफ पूर्व वक्ता द्वारा प्रकाश डाला गया है। हम ये कहना चाहेंगे तो बिना कहे तिलक की बात पूरी नहीं होगी। कांग्रेस का एक ग्रुप तो पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी शिक्षा से, पश्चिमी संस्कारों से प्रभावित था। इसमें फिरोज शाह मेहता, जस्टिस महादेव गोविंद राणा, इवन गोपाल के गोखले, दादा भाई डोरोजी, ये भी कांग्रेस के नाम बदली नेता थे, और ये ब्रिटिश हुकूमत से तालमेल बैठा कर याचना द्वारा, प्रार्थना द्वारा, संवैधानिक सुधारों के द्वारा कुछ जनता की मांगों को रखते थे, उनकी याचना तय करते थे, फिर वो मुक्ति दी के माध्यम से उनको स्वीकार करते। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मानेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि ऐसे होता राजनीति और तिलक बहुत चालाक,
तिलक जी ने कहा कि राजनीति में परोपकार नहीं होता। खोखले से कहा कि आप राजनीति को परोपकारी गाली बना रहे हैं, तो तिलक जी राजनीति में गिव एंड टेक हो। ठीक है, राजनीति आइडेंटिटी बेस्ड होती है, इशू बेस्ड होती है और तरह की, लेकिन राजनीति का बेसिक स्वरूप होता है अगर ऐसे लोगों से लड़ना है तो तमाम यूनियन, तमाम छात्र संघ, अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ आंदोलन कर आप देखते हैं तो क्या होगा। तिलक ने कहा है कि मान लीजिए जो मिल रहा है उसे ले लीजिए, लेकिन शेष के लिए संघर्ष जाएगी। ये राजनीति की परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन राजनीति यही होती है। जो आपको मिल रहा है तो समझौता करके ठीक है इसको ले रहे हैं, लेकिन शेष के लिए आप विचार करिए, उसको जल्दी करिए और संघर्ष जारी रखिए तब मिल पाए। जो संघर्ष नहीं कर सकता वो राजनीति को पा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा ये लोग जो पश्चिमी की शिक्षा के मॉडल से प्रभावित हैं, तिलक ने इस बात को पकड़ा तो वास्तव में अंग्रेजों बड़ी चालाकी से भारत को सांस्कृतिक दृश्य गुलाम बना। उन्होंने बता दिया कि अंग्रेज भारत को शिक्षा देने आए, भारत के लोग असभ्य हैं, सफेदों का देश है, मराठियों का देश है, उनको तो लोकतंत्र का कोई बोध तो कभी दे। तो वो उन्होंने कहा मैं मान लिया। ब्रिटिश विचारकों ने कहा या यूरोपीय विचारकों ने कहा राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु है, हमने मान लिया। आए विदेशी बाहर से आए, हमने मान लिया। और ये सब शिक्षा के माध्यम से, हमारा शिक्षा के मॉडल में सारी रिसर्च, सारी एजुकेशन पश्चिम पर की गई और आज तक की जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था देश का। तिलक ने कहा कि जब तक शिक्षा को नहीं बदलेंगे, इसलिए उन्होंने स्वयं ओरियन और गीता रहस्य लिखा। उसमें पूरा लिखा कि अंग्रेज कब आए, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना ईसा पूर्व से कितने साल, 65 साल पहले हुई, ये तारीख आते हैं। और इन सब के आधार पर उन्होंने कांग्रेस का एक अलग दल बना, अलग घोषणा पत्र जारी किया और उसके नेता बने। नेता बनने जनता ने बना दिया। तो आपने कहा कि राजनीति ऊपर तो नहीं थोपी गई, जनता ने नेतृत्व कर दिया। कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनका उद्देश्य था कि समाज सुधार के कार्य अंग्रेजों से कराए जाए, उनसे कुछ छुआछूत, विधवा विवाह, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय इत्यादि ने व्यक्तित्व कराया। तिलक ने कहा कि देखिए समाज को कानून से नहीं बदला जा सकता, खंडित सुधारों से समाज कभी बदलता है। उन्होंने क्या कहा कि समाज, सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म, एक जैविक अनिधि। जैविक अनिधि जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंगों का विकास 24 घंटे में नहीं हो जाएगा, 2 महीने में नहीं हो जाएगा। जो 20 साल में होना है तो 2 साल में नहीं, स्वतः स्फूर्त विकास। ऐसे ही समाज का डेवलपमेंट। समाज कानून तो नहीं बदलता। शारदा एक बनाया गया, लेकिन बाद में साबित की हुई नहीं। शारदा एक बनाया गया, बाल विवाह बंद कर दिया 1956-57 में कराया है, लेकिन बाल विवाह होता रहा। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब जाना पहुंच गया। बाल विवाह क्या था, आज बाल विवाह खत्म हो गया। जो समाज बदला, मानसिकता बदली, एटीट्यूड बदला, सब बदला। मैंने कहा कि केवल समाज को बदलने से, कानून से, भय से, आतंक से समाज को बदलना ये शोषण है, अत्याचार है, दमन है, मानवाधिकारों का अतिक्रमण है। मैंने इसे उन्होंने रिजेक्ट किया। कांग्रेस के तरफ बाकी लोग बात और सबसे पहले स्वाधीनता और स्वराज मिलना चाहिए। अगर स्वराज हमारा जन्म से लग गया 1916 में मांडलिक जेल से छूटने के बाद 1914 में उन्होंने कांग्रेस को कहा कि स्वराज के बिना समाज सुधार नहीं। पहले स्वराज प्राप्त, और स्वराज प्राप्त करने का तरीका क्या किया, चर्चा हुई गणेश उत्सव, गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव, तिलक और केसरी और मराठा
ये दो पत्रों का संपादन इसके द्वारा उन्होंने जो जागरण किया। और जो गणेश उत्सव, गणेश पूजा पहले ब्रिटिश पर पैटर्न होता था, पश्चिमी पैटर्न ईसाइयत के द्वारा, उन्होंने हिंदू तरीके से सनातन वैदिक परंपरा की पूजा किया। उसका उद्देश्य क्या था? अपनी कल्चर पर जागरूकता, कल्चर के ये उनका था स्वराज का। उन्होंने कहा कि समाज एक जैविक अंग है, अंगों का विकास सहज भाव होना चाहिए और तभी हो पाए जब हम स्वराज को प्राप्त करें। स्वराज का आधार क्या होगा? उनका स्वराज वृक्ष का मूल, स्वदेशी और बहिष्कार की शाखा है। स्वराज तभी आएगा जब आर्थिक रूप से अंग्रेजों को छत हो जाए, चुप्त। लेकिन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो गांधी ने बाद में किया, तो बहिष्कार किसका बहिष्कार? विदेशी सभ्यता का, विदेशी भाषा का, विदेशी संस्कृति का, विदेशी धर्म का, विदेशी कानूनों का, कानून के दायरे में रहकर के। और स्वदेशी भाषा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी मजहब, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वावलंबन। भले हमें कष्ट उठाना पड़े, इसके लिए हमें कष्ट उठाना पड़ सकता, क्योंकि जब आप स्वदेशी की आंदोलन करेंगे तो सरकार को उनको दबाना चाहेगी, जैसा कि उनके साथ बातें होती। अब हमारे उनकी फिलासफी पर स्वराज को कहा था, स्वराज स्वदेशी स्वतंत्रता कहा था। उन्होंने भारतीय मूल व्यवस्था, इंडियन वैल्यू सिस्टम में 4 पुरुषार्थों चर्चा पूर्वकता किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या? मुक्ति ही स्वतंत्रता। तो अब वेदांत से विशेष रूप से अपने पर से प्रभावित है। तब तो मानसी दार्शनिक दृष्टि उन्होंने कहा कि परमात्मा एक ही है, एको ब्रह्म बुद्धि योग से ब्रह्म परमात्मा एक। तो मनुष्य जितने मानव सब उसी के अंश, एक ही परमात्मा का वास सारे ब्रह्मांड में है। तब से भाषा सर्वधर्म। फिर स्वतंत्रता सबके लिए, स्वतंत्रता प्राकृतिक तत्व और प्राकृतिक साथ साथ दैवी, क्योंकि जब उनका स्वराज के लिए स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता लक्ष्य, स्वराज लक्ष्य है। बिना स्वतंत्रता के स्वराज नहीं, स्वराज के बिना स्वतंत्रता वृद्धि, यह स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य। जैसे हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माना गया कि ये पुरुषार्थ। तो मोक्ष को उन्होंने स्वतंत्रता से किया। इसके 2 पक्ष, व्यावहारिक और अलौकिक। स्वधर्म की व्याख्या के लिए उन्होंने कहा स्वधर्म का 3 पक्ष। एक राजनीतिक पक्ष है, हम सद्गुरु की बात करते हैं, और दूसरा नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष आत्मनिग्रह के द्वारा लोग पर नियंत्रण सबसे प्रमुख चीज है। 1916 में इधर के अनुयायियों ने उनका जन्मदिन 60वां जन्मदिन और 1 लाख रुपए की थैली उनको भेज। अब आप सोचिए 1916 के 1 लाख का मूल्य आज की डेट में क्या है? तिलक ने उसे स्वराज कोष में जो आंदोलन था उसमें जमा कर 1 पैसा खुद अपने लिए रख। ये स्वराज की रहती पार्टी जब तक जनता को भरोसा न होगा, जनता के पैसे का आप सदुपयोग करेंगे, तब तक जनता को पैसा देना नहीं। आज राजनेता चंदा मांगते हैं, क्या कोई दिल से आम नागरिक चंदा देना था? क्यों? आपको विश्वास नहीं कि चंदे को सदुपयोग। और तीसरा था जो उन्होंने कहा आध्यात्मिक पक्ष में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो आश्रम परंपरा थी वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में चौथी अवस्था में लोग, राजा लोग, गृहस्थ लोग वानप्रस्थ ग्रहण करते थे। वहाँ आत्म लाभ के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए एकांत जीवन देते थे। लेकिन गृहस्थों के लिए था, आप जैसा भी कहा कि कर्म योग से गृहस्थ ही कर्म योगी, और गृहस्थ जीवन में ही आपको
स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए। तो धीरे कहते गृहस्थ बहुत बड़ा कर्मयोगी है और महाभारत का उदाहरण उन्होंने दिया गृहस्थ के लिए। तो किसी भी आश्रमी से गृहस्थ का महत्व कम है। सिद्ध क्षेत्र इदम पुण्यम अयम एवाश्रम गृहस्थ के लिए का ये सिद्ध का क्षेत्र और महान आश्रम क्योंकि राजा को टैक्स, स्कूलों को चंदा, फीस, नागरिकों का पालन पोषण एक गृहस्थ। ये लोग कहते जो गृहस्थ जीवन के कर्मयोग को बिना अपनाए हो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, पार पर जाना चाहता है, वो बिल्कुल नहीं है, वो कभी कामयाब नहीं होगा, सफल नहीं। तो इसलिए स्वराज को उन्होंने गीता रहस्य में उन्होंने ये दिखाया कि जैसे शंकराचार्य ने आज लोगों ने कहा गीता की अंतिम शिक्षा ज्ञान मार्ग। इधर का कहना है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक कर्म मार्ग में सभी धर्मचरक है ही। बिना ज्ञान के कर्म निष्काम कर्म नहीं हो सकता और बिना श्रद्धा और भक्ति आपकी रुचि को कर्म प्रधान है और ईश्वर साक्षात्कार के पहले भी कर्म आवश्यक और ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी कर्म आवश्यक। और इसका उदाहरण जो अर्जुन को दिया, अर्जुन की क्या खोज थी? अर्जुन भी स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाभारत किस लिए हुआ? स्वराज्य के लिए। वो भी तो राज्य मांग रहे थे। लेकिन क्या कहा गया? सुचाक्रम उदास्याम युद्धेन बिना कृष्ण। सुई की नोक पर फूल आपको नहीं देंगे युद्ध के बिना, संघर्ष के बिना। तो तिलक ने सब चीजों को आजादी की आंदोलन के दौरान इसका प्रयोग किया। गांधी से पहले तिलक इसका प्रयोग किया। इसके पीछे कौन सी सहकारिता थी? क्या धृतराष्ट्र के पास 5 गांव नहीं मिलेंगे? नहीं देंगे। शक्ति वैसे ब्रिटिश हुकूमत के पास पावर है, शक्ति है, और एक ही उपाय है जनता इनका बहिष्कार, इनका असहयोग करे, गांधी की बात का असहयोग करे, बाइकाट। जब इनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए तो बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो पहचान, अगर उसको आर्थिक चोट पहुंचे, उसका लाभ कम हो जाए तो वहां से अपना दफा दफा कर लिया। अभी यहाँ पर जितने बिजनेसमैन आ रहे हैं, अगर इनका घाटे हो जाए, इनका सामान कोई खरीदे तो बड़े आप सभी को भाग रहे। इसलिए परोपकार के नहीं आए, हमको सुधारने नहीं आए, ये बड़े लाभ के लिए आए। ये तिलक की विजन थी। और उनका अर्जुन आत्म साक्षात्कार के पहले भी कर्म की उपदेश दिया गया, युद्ध करिए, संघर्ष करिए और आत्म साक्षात्कार विराट रूप दर्शन के बाद में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का उपदेश दिया। तो तिलक कर्म और संघर्ष आजादी के बाद भी करना पड़ेगा। इतना विजन था 1920 में 1 अगस्त को जब थी, लेकिन 100 साल पहले की बातें उन्होंने कहा। आजादी के बाद अगर आप असावधान रहे, जनता जागरूक नहीं हुई, तो आजादी सच्ची अर्थों में नहीं हुई। ऐसा नहीं था, बहुत चापा, हटवादी नहीं, उनका समझौता करिए, कंप्रोमाइज करिए। और ये भी नहीं था कि हम ब्रिटिश मॉडल को स्वीकार नहीं करते। ब्रिटिश मॉडल को स्वीकार करके उन्होंने मिल के राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और बिल्डर के वर्ग के सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण के सिद्धांत, आत्मनिर्भर सिद्धांत स्वीकार। और ये कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि आपने इन बातों को स्वीकार किया, आत्मनिर्णय, तो हमको भी सब कानून के लिए आप निर्णय दीजिए। और राष्ट्रवाद की जो बात करें, राष्ट्रवाद भावात्मक भी होता है और लोगों को जोड़ने के लिए होता है। तो हम राष्ट्रवाद की बात करें, कौन सा क्राइम कर, तो उनको सजा सुनाई गई लास्ट में। तब राष्ट्रवाद की बात करना, राष्ट्रवादियों का सम्मान करना, राष्ट्रवादियों के पक्ष में, कौन सा क्राइम? इसलिए तिलक ने पश्चिमी राष्ट्रवाद, पश्चिमी आप निर्णय के सिद्धांत को गीता से जोड़ा और अंत में अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो कहा, सब बता दिया गया युद्ध करने में, न करने में, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अब यथेच्छा तथा यही आप निर्णय का सिद्धांत, आप जैसा करें वैसा करें,
डरिए ना, डरिए, जो करिए ना करें कि आपका आप निर्धारण की बात अपने इतिहास पे स्थापित किया। आप निर्णय करते हैं हर एक राष्ट्र, हर एक व्यक्ति को, और उसका हनन करना ये अन्याय है। उनको जब सजा सुनाई गई, उसी से बड़ी बात उन्होंने जूरी के समक्ष एक स्टेटमेंट दिया, इसको नोट किया। Despite of the verdict of jury, तिलक ने जज के सामने कहा, Despite of the verdict of jury, I maintain that I am innocent. There are high powers that rule the destiny of man and nations. आपसे बड़ी ताकतें जो राष्ट्र और व्यक्तियों को प्रोविडेंस डिवाइन दैवी इच्छा दैट कास्ट which I represent my may prosper more by my suffering than remaining free. ये ईश्वर की इच्छा है तो आप जेल दे रहे हैं, नियत का है, और शायद मेरे कष्ट से, मेरी सफरिंग से, जिस काज के लिए मैं लड़ रहा उसको ज्यादा बल मिले। आप जो इच्छा है करिए, मैं इनोसेंट हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन ये भगवान की इच्छा है, दैवी इच्छा कि मैं 6 साल के लिए जेल जाऊँ। ये जो मैंने वार्ता में पढ़ा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के रूल नंबर 46 की दीवार में उत्कीर्ण है। तिलक के बारे में जरूर तिलक ने जो किया उससे गांधी की मजबूत है। 31 जुलाई की रात 12:40 पर 1920 में तिलक का जन्म हुआ। 1 अगस्त आज दूसरे दिन महाराष्ट्र के जनाजे की भीड़ गांधी जी के गए, यही से गांधी का नेतृत्व मिलता है। तिलक का पर्यवसान, देहावसान, और उसी से गांधी का ये नेतृत्व कांग्रेस का और असहयोग आंदोलन चला। आज उनके जन्मदिन पर हम इतना कहना चाहेंगे कि भारत के और विश्व कम से कम राजनेताओं और राजनीति तिलक से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी विरासत कितने त्यागी पुरुष और कर्म योगी के अलावा ज्ञान योगी भी, आप देखिए उस ग्रंथों पर आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उसमें 90% लोग पढ़ने लिखने से, संविधान से, राजनीति से, धर्म से, दर्शन से, अपनी कल्चर से, अपनी विरासत को लेना चाहिए। 10% लोग आज भी पढ़ते हैं। विडम्बना पूरा आज तो आपके लिए सब कुछ कहने की आज़ादी है। उस समय जो कुछ भी बोलते थे उसके लिए उन पर मुकदमा चला गया। 40 वर्ष उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में। इन शब्दों के साथ हम तिलक के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए जन्मदिन पर वाणी को विराम देते हैं और आप सभी लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद।